हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को समझने के लिए हमें पहले अकाउंटिंग को समझना होगा कि भाई अकाउंटिंग क्या होती है। हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं या कोई नई चीज पढ़ते हैं, नई बुक पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, भाई हम उस काम को क्यों करना चाहते हैं, ये इस बुक को क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है इस टाइम, वाई शुड वी डू अकाउंटिंग। भैया हम अकाउंटिंग करते क्यों है। देखो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक निश्चित फॉर्मेट में प्रोवाइड करवानी होती है। अगर हम एक निश्चित फॉर्मेट में प्रोवाइड नहीं करवाएं तो जो भी बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन को समझ ही नहीं पाएंगे। उस फॉर्मेट का पता करने के लिए भाई फॉर्मेट बनाया कैसे जाता है, इसके लिए हमें अकाउंटिंग को पढ़ना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई हमारे बिजनेस के या हमारी अकाउंटिंग की यूजर्स कौन कौन होते हैं। भाई हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन या हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग कौन कौन सी यूजर्स को चाहिए होती है। यूजर्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक तो होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे मैंने एक कोड बना रखा है, MEO, MEO। एम फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बिजनेस से जुड़े हुए सारे फ्यूचर के डिसीजन लेते हैं, सारी मेन एक्टिविटीज मैनेजमेंट के द्वारा ही होती है। तो बिजनेस से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए ना। दूसरे नंबर पर आता है एम्प्लॉइज। भाई एम्प्लॉइज को भी अपना रेम्यूनरेशन चाहिए, अपनी सैलरी चाहिए। ये बिजनेस अगर प्रॉफिट में चले तो कुछ इंसेंटिव भी चाहिए। तो एम्प्लॉइज कैसे पता करेंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। तो वो एक फॉर्मेट को देखकर ही तो पता चलेगा जो उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तीसरे नंबर आता है ओनर। ओनर तो बिजनेस का मालिक ही होता है। बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस की सारी इंफॉर्मेशन निश्चित फॉर्मेट में किसको पता होनी चाहिए, ओनर को। एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो एक्सटर्नल यूजर्स वो पर्सन होते हैं जो हमारे बिजनेस से इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड बना रखा है याद करने के लिए, CBIG रेड प्रियंका चोपड़ा। C फॉर क्रिएटर्स, B फॉर बैंक, I फॉर इन्वेस्टर, G फॉर गवर्नमेंट, R फॉर रिसर्चर, P फॉर पब्लिक, C कंज्यूमर। पहले क्रिएटर्स की बात, क्रिएटर्स वो पर्सन होते हैं जो हमारे बिजनेस में गुड्स सप्लाई करते हैं। अगर हमारा बिजनेस लॉस पर चले तो कोई भी क्रिएटर्स गुड्स सप्लाई नहीं करेगा क्रेडिट में। अगर बिजनेस प्रॉफिट पे चलेगा तभी क्रिएटर्स गुड्स सप्लाई करेंगे। और प्रॉफिट और लॉस का पता करने के लिए क्रिएटर्स को एक निश्चित फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है। दूसरे नंबर आते हैं बैंक। बैंक हमें लोन प्रोवाइड करवाता है टाइम पर। अगर बैंक को हम सारी इंफॉर्मेशन ना दें तो बैंक हमें लोन नहीं देगा। तो बैंक को भी प्रॉफिट या लॉस की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और वो भी निश्चित फॉर्मेट में देनी होती है, क्योंकि बैंक के भी समझ में आनी चाहिए ना बिजनेस की इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो पर्सन होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जैसे प्रेफरेंस होल्डर्स, डिवेंचर्स होल्डर्स, ये हमारे बिजनेस पैसा लगाते हैं। कोई भी इन्वेस्टर तभी पैसा लगाएगा किसी बिजनेस में, तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब बिजनेस प्रॉफिट पे चल रहा हो। लॉस मेकिंग बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं लगाएगा। 4 नंबर बात है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए होता है। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट में चले तो गवर्नमेंट भी उस पर ज्यादा चार्ज करती है ना। तो गवर्नमेंट को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कौन सा बिजनेस किस तरीके से रन कर रहा है, और वो सारी फॉर्मेट एक निश्चित फॉर्मेट में चाहिए होती है। आगे आता है रिसर्चर। रिसर्चर वो पर्सन होते हैं जो रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक्स पर, किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करने के लिए डेटा चाहिए होता है, और डेटा तभी मिलेगा जब बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन एक
फॉर्मेट में उनको पता लगे, उनके भी समझ में आनी चाहिए वो फॉर्मेट। बात करें पब्लिक, किसी भी डेमोक्रेटिक कंपनी में पब्लिक ही राजा होती है, तो पब्लिक को तो सब चीजें पता होनी चाहिए ना भाई, कौन सा बिजनेस सही प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सा लॉस में चल रहा है, ठीक है, ये सारी बातें पब्लिक को पता होनी चाहिए। C4 होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, जो प्रोडक्ट को या वस्तुओं को कंज्यूम करता है, तो कंज्यूमर को भी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इसलिए हम अपने यूजर्स को सारी इंफॉर्मेशन एक निश्चित फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी। 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है अकाउंटेंसी को, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का नॉर्मली मीनिंग होता है रिकॉर्डिंग, भाई जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका रिकॉर्डिंग करना। कोई भी छोटा बिजनेस है, कोई भी छोटा दुकानदार है, छोटा बिजनेस करने वाला आदमी है, वो बुक कीपिंग ही करता है, यानी रिकॉर्ड करके रखता है ताकि वो भूले नहीं किसी भी ट्रांजेक्शन को। हम बुक कीपिंग को 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। बुक कीपिंग को 4 काम होते हैं, 4 एक्टिविटीज होती है बुक कीपिंग में। पहली होती है आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं उनकी पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कौन से ट्रांजेक्शन बिजनेस के है, कौन से नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है मेजरिंग इन मॉनेटरी। हमारे अकाउंटिंग में हम मॉनेटरी टर्म्स का ही यूज करते हैं, यानी जिन ट्रांजैक्शंस का मॉनेटरी मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, उनके हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, तो मॉनेटरी में मेजरिंग करना भी जरूरी होता है। तीसरा नंबर आता है रिकॉर्डिंग। भाई जब भी हम पहचान कर लेते हैं ट्रांजैक्शन की और देख लेते हैं ये मॉनेटरी आइटम है या नहीं है, फिर उसी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल में, ठीक है। फिर करते हैं हम उनकी लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग करके अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। यहां तक लेजर पोस्टिंग कर, यहां तक बुक कीपिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में 3 काम होते हैं, 3 एक्टिविटीज होते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाना, यानी हम लेजर पोस्टिंग की सहायता से हेल्पिंग से क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट क्यों बनाया जाता है, भाई एक निश्चित पीरियड का प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। अगले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, भाई एक निश्चित एक सर्टेन डेट को हमारे बिजनेस की कंडीशन कैसी है उसका पता करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बात आती है अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग की नॉलेज ही अकाउंटेंसी होती है, या ऐसे कह सकते हैं यूज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग विद आर्ट एंड साइंस, यानी हम आर्ट एंड साइंस की सहायता से बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का यूज करें, वो ही हमारी अकाउंटेंसी होती है। साइंस होती है किसी भी काम को सिस्टमैटिक ढंग से कैसे किया जाए या क्रमबद्ध तरीके से कैसे किया जाए, कुछ निश्चित प्रिंसिपल होते हैं साइंस में। और आर्ट्स होती है किसी भी काम को सर्वोत्तम ढंग से किस प्रकार से किया जा सके, तो हम हमारे बुक कीपिंग अकाउंटिंग को किस तरीके से कर सके जिससे सबसे अच्छा बने, ये होती है हमारी अकाउंटेंसी। यूज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग विद आर्ट एंड साइंस। आगे हम बात करें हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग की हिस्ट्री की बात करें, अगर हम मॉडर्न अकाउंटिंग हिस्ट्री की बात करें, जो हमारे ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है, ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम किसने गिवन किया, तो हमारे फादर ऑफ अकाउंटिंग कहलाते हैं लुकास पैसियोली जी। ये इटली देश के एक मैथमेटिशियन थे, लुकास पैसियोली। इन्होंने एक बुक लिखी डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स।
1494 ईयर में, बट ये बुक थी इटालियन लैंग्वेज में, तो ये इटली के लोगों को ही समझ में आती थी और बढ़ के और लोगों को ये समझ में नहीं आती थी। फिर इस बुक का ट्रांसलेट किया इंग्लिश में ह्यूज ओल्ड केसल ने, ये किया 1543 ईयर में। इसके बाद एक और बुक लिखी गई इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एडवर्ड जोन्स ने 1795 में ये बुक लिखी थी। ठीक है, फादर ऑफ अकाउंटिंग क्लियर रहेगा, लुकास पैसियोलॉजी बुक लिखी थी डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स। ये क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्जाम में पूछा भी जाता है, भाई कौन सी बुक लिखी और कौन से ईयर में लिखी। ये फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है? लुकास पैसियोलॉजी। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।